हेलो एवरीवन। हम लोग करंट अफेयर कैसे पढ़ना है इससे पहले वाला वीडियो में हम लोग देख चुके हैं उस पे। ठीक है, कुछ टॉपिक भी डिस्कस किए थे, उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अब पीटी को जैसे मैंने बताया था कि पूरा जो करंट अफेयर है वो पूरा करा दूंगा। ठीक है, तो इस पे पीटी जो पॉलिटी वाला पीटी है उसको आज हम लोग करेंगे। ठीक है, मतलब कुछ पार्ट करेंगे, एक वीक में कोशिश करेंगे कि पॉलिटी खत्म हो जाए। बस केवल रीड नहीं करना है, मतलब टाइम इसलिए लगेगा थोड़ा-सा, मतलब 4-5 घंटे, लगभग 4 से 5 घंटे लगेगा। थोड़ा डिटेल में डिस्कस करना है कि कैसे क्वेश्चन आता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे आया हुआ है, क्या-क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सब भी डिस्कस होते रहेगा। ठीक है, बस एक बार रीड कर लेना, उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा पीटी को पढ़ के। थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे तभी कुछ फ़ायदा होगा। ओके, तो फिर हम लोग आज इसको पढ़ते हैं। सबसे ये जो फर्स्ट पार्ट है, ये हम लोग आज पढ़ेंगे। ओके, फिर नेक्स्ट जैसे सेकंड और थर्ड पार्ट जो है वो एक लेक्चर में ही आएगा। जैसे 4 से 5 लेक्चर 1-1 घंटा का लगभग मैक्सिमम रहेगा। तो 4 से 5 घंटे में इसको पूरा करेंगे। ओके, ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है इलेक्शन। ओके, तो इलेक्शन में क्या पहला टॉपिक है? साइमल्टेनियस इलेक्शन। ये क्यों न्यूज़ में था? सबसे पहली बात, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। एक चीज़ क्या है कि रिसेंटली जो है वन इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन जो बिल है वो लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया है। ओके, और उसके उसको पास कर दिया वहाँ, मतलब सॉरी, लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया है, उसको पास अभी नहीं हुआ है। उसको जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को दिया गया है रिव्यू करने के लिए कि कुछ बताओ और क्या सजेशन देने के लिए। ठीक है, तो इसलिए न्यूज़ में है। तो सबसे पहली बात कि ये वाला चीज़ इंपॉर्टेंट है। 129th अमेंडमेंट बिल जो है, ये बिल है, एक्ट नहीं बना हुआ है। तो मेनली यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टेट वाला लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टेट वाला जो स्टेट क्वेश्चन बनाती है उस पर दे देता है कि कौन सा बिल है, कौन सा नंबर बिल है, वन नेशन वन इलेक्शन को डील करता होगा। यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार देख लिया उतना काफ़ी है। वो अब स्टेट वाला भी आएगा तो बन जाएगा। ठीक है, तो दूसरा चीज़ भी है कि क्यों ये न्यूज़ में है। ये 3-4 जब से अभी 2014 के बाद से ही न्यूज़ में है हमेशा। ठीक है, तो अभी 2024 में ही एक कमेटी बनाया गया था। हमारे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं रामनाथ कोविंद जी, उनके वो लीड कर रहे थे उसको, उनको। ठीक है, इस कमेटी को। तो उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दिया है कि कैसे वन नेशन वन इलेक्शन कराना है। तो इसके लिए भी मैं न्यूज़ में था, तो वो भी हम लोग देखेंगे। उस पे ये चीज़ नहीं दिया हुआ इस पे। ठीक है, तो उसको कवर करेंगे। ऐसे ही कवर करेंगे हम, जो पीटी पढ़ाएंगे उस पे स्टैटिक पार्ट और जो लिंक पार्ट होगा वो भी सारा भी कवर होगा यहाँ पे। ओके, तो मेन चीज़ है कि अब इस पे की प्रोविज़न क्या है। ओके, तो इस पे आर्टिकल 82 ए का इंसर्शन हो रहा है, नया आर्टिकल 82 ए बनाया जा रहा है। तो इस पे क्या इंपॉर्टेंट है? सबसे पहली बात, अभी इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है 82 ए के बारे में जो है। 82 ए अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, जब तक एक्ट नहीं बन जाता है तब तक। ठीक है, तो फिर भी है क्या इस पे, वो देख लेते हैं बस एक बार। इस पे साइमल्टेनियस इलेक्शन के बारे में लिखा हुआ है, नया आर्टिकल बनाया है। इसके अंदर दो चीज़ है कि साइमल्टेनियस इलेक्शन जो है वो क्या है एक्चुअली में। बोला हुआ है कि जो इलेक्शन है लोकसभा का और सारे, ये ध्यान देना, ऑल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, ये दोनों को साथ में इलेक्शन कराने का लिखा हुआ है प्रोविजन। ठीक है, अगला प्रोविजन क्या हुआ है कि टर्म ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो लेजिस्लेटिव स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो उसका टर्म्स के बारे में बताया गया है कि ऑल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली विल एंड विथ फुल टर्म ऑफ लोकसभा। जैसे लोकसभा का जैसे अभी 2024 में इलेक्शन हुआ है, तो 5 साल बाद एंड होगा। तो जो स्टेट का भी असेंबली है वो भी उसी के साथ एंड होगा। ये दो प्रोविजन को इंसर्ट किया गया है। ठीक है, तो ये कैसे होगा, ये चीज़ नीचे और आर्टिकल दिया हुआ उस पे। आर्टिकल 83 को अमेंड किया गया है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 83 के बारे में इंपॉर्टेंट है। ओके, इस पे क्या है कि डिफाइन किया गया कुछ चीज़ें। क्या? अनएक्सपायर्ड टर्म, मिड टर्म एंड जनरल इलेक्शन। जनरल इलेक्शन के बारे में पहले लिखा हुआ था। ठीक है, इसको ये सब चीज़ें अमेंड करके ऐड किया गया कि अनएक्सपायर्ड टर्म क्या होता है। तो ये डायरेक्ट पूछ सकता है प्रीलिम्स में कि अनएक्सपायर्ड टर्म क्या है। ओके, स्टेट वाला तो डायरेक्ट पूछ ही देगा, यूपीएससी वाला भी पूछ सकता है, क्योंकि अच्छा टर्म्स है, कोई टर्म्स है तो टर्म्स पूछता ही है। तो ये है क्या अनएक्सपायर्ड टर्म। इस पे 83 में इलेक्शन के बारे में लिखा हुआ था, उसी को ऐड किया गया। क्या बोला हुआ कि जो इट से व्हेन लोकसभा इज डिजॉल्व बिफोर फुल टर्म ऑफ 5 ईयर, अगर लोकसभा डिजॉल्व हो जाता है 5 ईयर से पहले। ठीक है, जैसे राज्यसभा में होता है ना, राज्यसभा में क्या होता है कि 6 ईयर का टर्म्स है, मतलब राज्यसभा का नहीं है बट उसके जो मेंबर्स हैं उनका 6 ईयर्स का टर्म होता है। तो सॉरी, मेंबर का एक्चुअली में मेंबर का भी नहीं होता है, वो पढ़ लेते हैं मेंबर का, बट मेंबर का नहीं होता है, वो सीट होता है। सीट के लिए 5-6 साल रिजर्व होता है। जैसे मान लो कि सीट नंबर 1 है,
सीट नंबर 2 है, सबके लिए सीट दिया हुआ है, ठीक है? ऐसे करके अगर सीट नंबर है मान लेते हैं, तो ये सीट के लिए 6 साल, इसके लिए 6 साल है, इसके लिए भी 6 साल है, इसके लिए भी 6 साल है। अब मान लो कि इसका इलेक्शन अभी हुआ 2024 में, ओके? तो ये 6 साल बाद यहाँ जो भी बैठेगा, ठीक है? उसको वैकेंट करना पड़ेगा, ओके? जैसे ये वाला इसका इलेक्शन 2025 में हुआ, तो ये 6 साल बाद इसको वैकेंट करना पड़ेगा। अगर मान लो कि बीच में कुछ हो गया अनएक्सपेक्टेड चीज़ कि या तो वो रिज़ाइन दे दिए या डेथ हो गया, कुछ हो गया, तो जो नेक्स्ट बंदा आएगा ना इस सीट के लिए, तो वो इतना तक ही कंटिन्यू करेगा, यहीं तक। इसके लिए अभी इलेक्शन हुआ तो इसके लिए 6 साल नहीं होगा, ठीक है? तो वो मेंबर के लिए फिक्स नहीं होता, वो सीट के लिए रिज़र्व रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वही चीज़ इस पे भी इंट्रोड्यूस करने वाले हैं लोग, ठीक है? ऐसे ही दूसरा वाला सीट मान लो कि इस सीट में अगर 2026 में अगर आया हुआ है इलेक्शन होके नया मेंबर, ठीक है? अच्छा, सबसे पहली बात कि 1/3 मेंबर, ठीक है? 1/3 मेंबर हर 2 साल में रिटायर होता है राज्यसभा में। तो जो रिटायर हो रहा है उसके बाद इलेक्शन होता है, मेन इलेक्शन, उसके बाद 6 साल हम लोग काउंट करते हैं, ठीक है? बीच में अगर कुछ हो गया तो वो जितना बचा हुआ है टर्म उतना तक ही उस सीट में बैठ सकता है। फिर से वहाँ इलेक्शन होगा, वो टर्म खत्म हो जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ भी इंट्रोड्यूस किया है कि अगर 5 साल के पहले एंड हो गया, कुछ हो गया, डिसॉल्व हो गया, तो जितना पीरियड बचा हुआ, पीरियड बिटवीन डेट ऑफ डिसोल्यूशन एंड एक्सपायरी ऑफ फुल टर्म, उसको अनएक्सपायर्ड टर्म बोलते हैं, ठीक है? जो जैसे अभी 24 में इलेक्शन हुआ है, तो 29 में नेक्स्ट इलेक्शन होगा, ठीक है? तो मान लो कि 27 में डिसॉल्व हो गया, तो जो 2 साल बचा हुआ है, ठीक है? उसको अनएक्सपायर्ड टर्म बोलते हैं, अभी एक्सपायर्ड नहीं हुआ है वो। तो अभी अगर नेक्स्ट इलेक्शन होगा, तो वो 2 साल के लिए ही इलेक्शन होगा, ठीक है? जैसे राज्यसभा में है, वैसे ही लोकसभा में भी इंट्रोड्यूस करने वाले हैं कि अगर नेक्स्ट इलेक्शन हुआ डिसॉल्व होने के बाद, तो वो जो बचा हुआ है, टर्म्स जो बचा हुआ है, उतना तक ही वो हाउस आगे चलेगा, उसके बाद फिर से इलेक्शन होगा, ठीक है? ताकि वो 5 साल वाला जो चीज़ है, 5 साल, अब वो कंटिन्यू रहे, ओके? नेक्स्ट है, अगर वही चीज़ लिखा हो कि अगर डिसॉल्व हो गया मिड टर्म में, तो जो इलेक्शन होगा, वो केवल अनएक्सपायर्ड टर्म के लिए ही बैठेंगे, ठीक है? नेक्स्ट है कि 172 आर्टिकल, इस पे क्या है, यही चीज़ 183 वाला को ही सबसे पहली बात ये चीज़ भी पता होगा कि 89 अगर हम लोग जो सेंटर का जो भी आर्टिकल रहता है, उस पे 89 अगर ऐड करते हैं, ठीक है? 89 ऐड करते हैं, तो वो स्टेट का आर्टिकल बन जाता है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो इस ये जो आर्टिकल है, ये स्टेट के बारे में यही सब चीज़ें बताया हुआ है, यहाँ भी अमेंड किया जाएगा, अनएक्सपायर्ड टर्म, मिड टर्म, ये सब चीज़ लिखा जाएगा। नेक्स्ट है 327, ये इलेक्शन कमीशन के बारे में होता है, ठीक है? तो इस पे पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शन ऑफ लेजिस्लेचर, इस पे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हाँ, अब क्या है कि इस पे क्वेश्चन कैसे बन सकता है? एक चीज़ तो बता दी कि अनएक्सपायर्ड टर्म, ठीक है? और ये सब जो चीज़ है कितना क्या होगा मिड टर्म में अगर एक्सपायर हो गया, अगर सेशन डिसॉल्व हो गया तो आगे क्या होगा, ठीक है? दूसरा चीज़ ऐसे बोल सकता है कि मैच जो मैट्रिक्स वाला देता है क्वेश्चन, उस तरह का क्वेश्चन दे सकता है कि आर्टिकल दे सकता है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में इसके बारे में कि कौन सा सही है मैच करो। तो ये आर्टिकल क्योंकि न्यूज़ में है तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। 83, 172 और 327, तो इसको ध्यान कर लेना है, इतना पढ़ना है, ठीक है? इस पे नया-नया अभी बिल है, इसीलिए ज़्यादातर चीज़ इम्पोर्टेंट आ रहा है, ओके? तो नेक्स्ट देखते हैं कि साइमल्टेनियस इलेक्शन क्या होता है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छा, मतलब ये वाला जो चीज़ है इसको बस पढ़ लो, इस पे मेंस के लिए मेन है ये वाला चीज़, बट एक बार पढ़ लो कि क्या होता है साइमल्टेनियस इलेक्शन। तो ये दे सकता है, जो टेस्ट होता है उस पे दे देगा कि साइमल्टेनियस इलेक्शन मतलब एक दिन में ही सारा कुछ निपटा दो, ऐसा कुछ नहीं होता है। साइमल्टेनियस इलेक्शन मतलब एक साथ कराना है, एक दिन का बात नहीं है, एक साथ कराना है, बस इतना ध्यान रख लो, ठीक है? सिंगल डे में निपटाना है ऐसा कुछ भी नहीं है, ओके? अब नेक्स्ट है कि ये भी जो कोचिंग वाले रोल रहते हैं उस क्वेश्चन में ये लोग देते रहते हैं कि क्या अपने को बस मेंस के लिए ये सब जो टर्म्स है ये ध्यान रखना है कि पहले जो है ये 1967 जो है, ठीक है? 1967 इतना तक साइमल्टेनियस इलेक्शन ही होता था, जो लोकसभा है और स्टेट का असेंबली है, सबको साथ में ही होता था, उसके बाद ही दिक्कत आया है, ठीक है? तो वही चीज़ जैसे कुछ हुआ था, दिक्कत हुआ था स्टेट वाले में, तो डिसॉल्व कर दिया गया था बीच में ही, लोकसभा को भी डिसॉल्व कर दिया गया था, इमरजेंसी आया था बीच में, बहुत कुछ हुआ था, ठीक है? तो उसके चलते साइमल्टेनियस इलेक्शन डिस्टर्ब हो गया, ओके? तो ये चीज़ को बस थोड़ा ध्यान रखना है कि ये लास्ट साइमल्टेनियस इलेक्शन इतना में हुआ था, ये दे सकता है क्वेश्चन, यूपीएससी वाले भी दे सकते हैं, ठीक है? कि लास्ट साइमल्टेनियस इलेक्शन ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, लोकसभा एंड स्टेट जो है 1970 में हुआ था, तो नहीं गलत है, ओके? 67 में हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हटा दो, ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है? कि मेंस में अगर बताना होगा कि कौन-कौन रिकमेंड किया है, क्यों करना चाहिए, उस पे बोल सकते हैं कि ये जो चीज़ है, ये लोग ने रिकमेंड किया है इसीलिए करना चाहिए, ओके? तो ये सब मेंस के लिए है। नेक्स्ट है स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में। तो ये जो चीज़ है, ये भी जैसे रिसेंटली जो सीएजी है, ओके? वो कर्नाटका रिपोर्ट एक निकाली है, उस पे बोला हुआ है उन्होंने कि जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है, ठीक है? उसको जो है डिसएम्पावरमेंट किया जा रहा है। क्यों?
ये क्वेश्चन बन सकता है अपना मेंस में बन सकता है डायरेक्ट कि स्टेट इलेक्शन कमीशन को डिसएम्पावरमेंट किया जा रहा है, क्या ये सही बात है? ठीक है, तो वही सब चीज़ें थोड़ा बहुत यहाँ से तो नहीं कवर होगा, बट ये जो चीज़ें हैं मेंस के लिए है, ठीक है? कैसे क्यों है ये चीज़ बस ध्यान देख लो कि जो इलेक्शन है ना लोकल बॉडी को, वो 5 साल में कराना होता है, बट स्टेट ना फंड दे रही है उनको, ना ही कुछ गाइड कर रही है, ना डिसीजन बता रही है कि ये सब करो, तो डिले हो रहा है इलेक्शन में लोकल बॉडी का, ठीक है? इसी के चलते बोला जा रहा है, सीएजी ने बोला है कि डिसएम्पावरमेंट हो रहा है स्टेट इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन में डिले हो रहा है, ओके? तो ये मेंस के लिए बन सकता है, इस अपना पीटी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। पीटी के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, ये तो सब लोग जानते ही होंगे, बट ये ध्यान नहीं रहता लोगों को कि जो 73rd एंड 74th अमेंडमेंट है, ये क्वेश्चन आया हुआ है बहुत बार कि कब हुआ है, सबसे पहली बात, ये किससे रिलेटेड है, ये दे सकता है, ठीक है? नए बंदे हैं उसके लिए बार-बार याद करो। नेक्स्ट कि किसने रिकमेंड किया था, तो गडगिल कमेटी ने रिकमेंड किया था, तो ये दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे जितना भी लिखा हुआ है हर चीज़ इंपॉर्टेंट है। क्या है? सबसे पहली बात कि कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टेन्योर जो है स्टेट इलेक्शन कमीशन का, सबसे पहले बात स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में लोग को पता नहीं रहता है। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है, अपना जो इलेक्शन कमीशन है और स्टेट इलेक्शन कमीशन दोनों अलग अलग है, उसके अंडर में नहीं है। ये चीज़ भी ध्यान देना है कि क्वेश्चन बनता है कि जो सेंटर का इलेक्शन कमीशन है उसके अंदर स्टेट का इलेक्शन कमीशन है, ऐसा नहीं है। वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है? वो उसका जो आर्टिकल है 243 के से डील होता है, ठीक है? एक इंडिपेंडेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, किसी के अंदर नहीं है। सबसे पहली बात ये ध्यान रखना है। दूसरा चीज़, जो कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टेन्योर, ओके? कितना साल तक रखना है, वैसे कन्वेंशन अभी 5 साल के लिए है, बट सर्विस कंडीशन क्या होगा सर्विस का या टेन्योर ऑफ ऑफिस क्या होगा, वो गवर्नर डिसाइड करता है। ये चीज़ ध्यान देना है। यहाँ बोल देगा कि स्टेट डिसाइड करता है क्या? प्रेसिडेंट डिसाइड करता है क्या? यही 2 क्वेश्चन बन सकता है। मेन प्रेसिडेंट का बन सकता है, पर कन्फ्यूज़ हो जाए कि हाँ, प्रेसिडेंट ही करते होंगे, बट नहीं, गवर्नर करते हैं। दूसरा चीज़ क्या याद रखना है कि उसको रिमूव कौन कर सकता है? रिमूव केवल प्रेसिडेंट कर सकते हैं, ठीक है? ये चीज़ ध्यान रखना है। यहाँ दे देगा कि अगर टर्म एंड कंडीशन टेन्योर सब कुछ गवर्नर डिसाइड कर रहा है, तो रिमूव भी गवर्नर ही डिसाइड करते होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। प्रेसिडेंट रिमूव करते हैं, केवल प्रेसिडेंट रिमूव कर सकते हैं, ठीक है? दूसरा चीज़ है कि कैसे रिमूव कैसे होगा, ओके? रिमूव कैसे होगा, तो जो हाई कोर्ट का जज का जो भी ग्राउंड होता है, ओके? हाई कोर्ट का जज एमआई से होता है, ठीक है? ओके, ये पढ़ोगे अभी क्या क्या ग्राउंड क्या होता है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का, दोनों का ग्राउंड तो सेम ही है। मैनर कैसे होता है हाई कोर्ट का जज को रिमूव करने के लिए, ठीक है? वो उसी तरह से जैसे जो सेंटर का इलेक्शन कमीशन है, वो सुप्रीम कोर्ट का जो जज का जो मैनर होता है और जो ग्राउंड होता है, उस तरह से रिमूव करते हैं। तो जो स्टेट इलेक्शन है, वो हाई कोर्ट का जो जज का जो भी तरीका होता है रिमूव करने का, वैसे ही इनको भी रिमूव कर सकते हैं, ठीक है? तो इस चीज़ का ध्यान देना है कि हाई कोर्ट का जज से रिलेटेड करके याद कर लेना है। जो यूनियन का इलेक्शन कमीशन है, वो सेंटर जो सुप्रीम कोर्ट है, वो उनका जो जज है, उनसे रिलेट कर लेना है इनको हाई कोर्ट से। मेन चीज़ ये इस पे दे सकता है कि कन्फ्यूज़ करने के लिए, ये टर्म्स एंड सर्विस एंड टेन्योर जो है वो गवर्नर डिसाइड करती है, रिमूवल प्रेसिडेंट करती है। ये सब होने के बाद, मतलब ये सब ग्राउंड को फॉलो करने के बाद, ठीक है? फाइनल डिसीजन जो है, मतलब एक तरह से लास्ट नोटिस जो भेजते हैं, वो प्रेसिडेंट करते हैं। मेन तो ग्राउंड कुछ और होता है, वो बाद में पढ़ोगे, ठीक है? नेक्स्ट है कि डिलिमिटिंग कॉन्स्टिट्यूशन, इसका काम क्या है? सबसे पहली बात ये सब भी है। मेन जो है मेंस के लिए, बट ऐसा नहीं है कि मेंस में केवल पूछेगा, प्रीलिम्स में भी पूछ सकते हैं कि फंक्शन क्या है, ठीक है? क्या-क्या सही है स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में, ऐसा देख के 3-4 ऑप्शन दे देगा, तो वहाँ तो फंक्शन पता होना चाहिए ना, ठीक है? तो ये जो इलेक्टोरल रोल ये सब तैयार करना, ये सब तो नॉर्मल चीज़ है, ठीक है? रिजर्वेशन देखो मेन चीज़ है ये वाला कि डिलिमिटिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी, जो लोकल बॉडी का कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसका डिलिमिटेशन कौन करता है? उसका डिलिमिटेशन कमीशन नहीं करती है, ठीक है? मतलब डायरेक्टली, ओके? ये वैसे सॉरी डिलिमिटेशन कमीशन जो इसका जो मेन करता रहता है, वो स्टेट इलेक्शन कमीशन का रिकमेंडेशन से ही होता है, ठीक है? डिलिमिटिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी ये दे देगा कि डिलिमिटिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी स्टेट इलेक्शन कमीशन करती है क्या? हाँ, करती है, ठीक है? दूसरा है रिजर्वेशन ऑफ सीट, जो लोकल बॉडी जो एसटी, एससी के लिए जो कौन-सा सीट रिजर्व रहेगा, वो कौन बताएगा, ठीक है? तो वो भी स्टेट इलेक्शन कमीशन करती है, ओके? नेक्स्ट है ऑथोरिटी टू डिसाइड डिस्प्यूट रिलेटेड टू लोकल बॉडी इलेक्शन, ओके? लोकल बॉडी का जो भी इलेक्शन है, उसको कौन, जैसे कुछ डिस्प्यूट हो गया कि डिस्क्वालीफाई करने के लिए कोई अगर कुछ इशू रेज कर रहा है, तो वो कौन डिसाइड करेगा? स्टेट इलेक्शन कमीशन ही डिसाइड करेगी उसको। तो ये इंपॉर्टेंट है, ओके? ये जैसे ये तीनों इंपॉर्टेंट है। बाकी अपने आप तुम लोग जान लोगे कि हाँ ये तो करता ही होगा, ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का डिलिमिटेशन कमीशन। तो क्यों न्यूज़ में है? अभी सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया हुआ है, ठीक है? नाम उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ओके? बट
क्यों न्यूज़ में है वो पता होना चाहिए और ये चीज़ें जो है ये भी पता होना चाहिए। इस पे क्या है कि क्या बोला गया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हैव द पावर टू रिव्यू ऑर्डर ऑफ द डिलिमिटेशन कमीशन। ठीक है, इस पे डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में बोला गया है कि ये जो इसका जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा, ओके, एंड अन चैलेंजेबल इन एनी कोर्ट। ये इस पे इसका डिलिमिटेशन कमीशन है उसके बारे में बोला गया है। ठीक है, बट अभी सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि अ, हम लोग जो है रिव्यू कर सकते हैं इसका ऑर्डर को, ओके, बट हर एक केस में नहीं, हमेशा नहीं। कब कर सकते हैं? अगर इफ एन ऑर्डर इज मैनिफेस्टली आर्बिट्रेरी, ऐसे ही कुछ भी दे दिया, आर्बिट्रेरी कोई भी ऑर्डर दे दिया, ऐसा नहीं कि वही फाइनल रहेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को भी ध्यान देना है कि रिव्यू हो सकता है ऑर्डर का। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि कोई भी रिव्यू नहीं कर सकता है, ओके, तो गलत हो जाएगा, नहीं सुप्रीम कोर्ट कर सकती रिव्यू। ओके, नेक्स्ट इसको बाउंड्री कमीशन भी बोलते हैं, ये याद करना है। दूसरा चीज़ है क्या याद करना है कि अच्छा ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है कि एक स्टेटूटरी बॉडी रहती है, ओके, और आर्टिकल 82 जो है, डिलिमिटेशन इज डन बाय सच अथॉरिटी एंड इन सच मैनर एज पार्लियामेंट मे बाय लॉ डिटरमाइन। ठीक है, 82 में बोला गया है कि कैसे होगा डिलिमिटेशन, तो वो पार्लियामेंट डिसाइड करेगी, ओके, बट लॉ के अकॉर्डिंग। तो पार्लियामेंट ने ही एक बॉडी बनाया गया है, मतलब बॉडी बनाती है उस पर जब भी सेंसस होता है। ठीक है, जैसे अभी नेक्स्ट सेंसस 2021 में, मतलब 21 में होना था बट नहीं हुआ। ठीक है, तो हर एक सेंसस के बाद एक डिलिमिटेशन कमीशन बनाने का प्रोविजन है। ठीक है, बट अभी तक इलेक्शन तो बहुत बार हो गया है, बट मतलब सेंसस तो बहुत बार हो गया है, बट डिलिमिटेशन कमीशन केवल 4 बार बनाया गया है। ओके, तो इसका भी कहानी जो है वो इम्पोर्टेंट है कि क्यों बनाया गया है, क्यों नहीं बनाया गया है, वो सब इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो वो भी बताऊंगा। पहला डिलिमिटेशन कमीशन कब बनाया गया ये इंपॉर्टेंट है, 52 में, ओके, फिर 63 में, 73, ये 10-10 साल बाद बनाया जा रहा है जब भी सेंसस हो रहा है। ओके, अब ये 73 के बाद सीधे 2002 में बनाया गया, फिर 2002 के बाद अभी तक बनाया ही नहीं है, क्यों? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो 73 के बाद क्यों नहीं बनाया गया, तो उसके बाद एक अमेंडमेंट आया था। ठीक है, उस पर बताया गया कि 2001 तक, सॉरी 2001 तक कोई भी डिलिमिटेशन कमीशन नहीं बनेगी, मतलब सिंपल बोला गया था, मतलब ये डायरेक्ट नहीं बोला कि, बोला गया कि जो डिलिमिटेशन कमीशन का जो काम है ना, उस पे रोक लगा दिया है कि जो इलेक्शन का जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, कॉन्स्टिट्यूएंसी को चेंज नहीं कर सकते हैं, मतलब जो क्या बोलते हैं नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी या किसको क्या चेंज करना, इंक्रीज डिक्रीज करना, वो सब चीज़ें में रोक लगा दिया गया था, नंबर ऑफ मेनली कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो डिलिमिटेशन कमीशन का जो काम है उस पर इनडायरेक्टली इफेक्ट कर गया, तो इसलिए डिलिमिटेशन कमीशन का जरूरत नहीं पड़ा, ओके, बैठाने के लिए। जो पुराना बैठा हुआ है वही काम कर रही है। अभी मतलब अभी जो डिलिमिटेशन कमीशन, जैसे कुछ सुनते होंगे कि जैसे जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन कमीशन कुछ कुछ किया, ठीक है, तो वो क्यों कैसे किया, तो पहले जो बैठी हुई है ना वही क्यों कर रही है, नया कोई कॉन्स्टिट्यूट नहीं कर रहा है। लास्ट 2002 में ही कॉन्स्टिट्यूट हुआ है, फिर 2002 के बाद क्यों हुआ, फिर से एक अमेंडमेंट लाया गया था, 2026 तक फिर चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको स्टैटिक पार्ट में पढ़ते होंगे, तो ये मैं यहाँ बता दे रहा हूँ कि 2001 में, एक के बाद करेंगे ऐसा लिखा हुआ था। ठीक है, तो 2002 में किया गया, फिर 2002 के बाद एक अमेंडमेंट लाया कि 2026 के बाद अब करेंगे, जब भी सेंसस होगा 2026 के बाद, तब जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो सब नंबर ऑफ डिक्रीज इंक्रीज जो भी करना है वो बनाएंगे। ओके, तो मेन चीज़ है कि ये स्टेटूटरी बॉडी है। ठीक है, अभी तक 4 बार ही बनाया गया है, इस पे क्वेश्चन आ चुका है अभी 2024 वाला, वो देखेंगे अभी हम लोग क्या पूछा था। ठीक है, नेक्स्ट है कि इसका जो डिसीजन होता है फाइनल होता है और कोई भी कोर्ट में इसको चैलेंज नहीं कर सकते हैं, बट रिव्यू हो सकता है, ये चीज़ का ध्यान देना है। ठीक है, नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि क्या लोकसभा, अच्छा जो डिलिमिटेशन कमीशन जो रिव्यू अपना रिपोर्ट बनाती है वो सबमिट करेगी लोकसभा, ठीक है, और स्टेट में। ओके, तो वो लोग क्या चेंज कर सकते हैं क्या इसको? नहीं कर सकते, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कोई भी मॉडिफिकेशन मॉडिफिकेशन नहीं कर सकती है, कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकती है, जो भी ऑर्डर लाया है उस पर मॉडिफाई नहीं कर सकती है लोकसभा, और स्टेट वाले लोग हैं तो उसको पास करना पड़ेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये दोनों चीज़। ठीक है, दूसरा स्टेटरी बॉडी है, अभी तक 4 बार लाया गया है। ओके, और अभी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दिया कि रिव्यू कर सकते हैं ऑर्डर अगर आर्बिट्ररी कुछ इशू किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि कंपोजिशन क्या रहती है, कंपोजिशन क्या रहती है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि इसका जो चेयरमैन है, ठीक है, वो सुप्रीम कोर्ट का कोई जज अभी करंट होगा या पहले से बना हुआ होगा। ठीक है, ये चेयरमैन रहते हैं। दूसरा है कि जो चीफ इलेक्शन कमीशन है यूनियन के लिए, या कोई भी इलेक्शन कमीशन, एक वो मेंबर रहेंगे। दूसरा मेंबर है कि इंडिया में जितना भी स्टेट है, हर एक स्टेट का जो चीज़ें हैं वो स्टेट इलेक्शन कमीशन अच्छे से जानते होंगे ना, तो स्टेट का इलेक्शन कमीशन है उसको भी इंक्लूड किया जाता है। तो 3 मेंबर रहते हैं जिसमें से चेयरमैन जो सुप्रीम कोर्ट का जज रहेगा, ठीक है, या अभी करंट में होगा या रिटायर्ड होगा। ओके, कोई भी एक सुप्रीम कोर्ट का जज वो चेयरमैन रहेंगे। स्टेट जो इलेक्शन कमीशन है उसका कोई एक मेंबर, और जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है उसका एक मेंबर, तो ये 3 मेंबर रहते हैं। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है। अब 2024 में क्या क्वेश्चन आया था, देखो इतना
छोटा सा क्वेश्चन आया, इतना सिंपल क्वेश्चन, हाउ मेनी डिलिमिटेशन कमीशन हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टिल दिसंबर, इतना इतना नॉर्मल क्वेश्चन है। 4 बार, कितना बार हम लोग पढ़ते हैं कि अभी तक 4 ही बार डिलिमिटेशन कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, ठीक है। इतना ईजी क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्वेश्चन ही था मेरे पेपर में। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग करते हैं ईवीएम और वीवीपैट, ठीक है। वीवीपैट ये ये तो सबको पता होगा कि वोटिंग के लिए है, ठीक है। बट इस पे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, ठीक है। आजकल यूपीएससी वाले लोग इस तरह का भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो ईवीएम और वीवीपैट के बारे में क्या पूछा जा सकता है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट है। तो जैसे सबसे पहली बात, अभी न्यूज़ में क्यों है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके। इस पे जो पूछेगा वो अबाउट इसके बारे में जो है उसके बारे में पूछ सकता है। तो क्या पूछ सकता है कि ये इसका मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई इसका कौन करता है, कौन मैन्युफैक्चर करता है। तो इस पे ऐसा दे सकता है, ठीक है, कि कोई एनआईसी करता होगा या सीडेक करता होगा, ऐसा कुछ नाम दे देगा। तो बस नाम याद रखना है, रटना नहीं है, बस याद रखना है कि या कोई प्राइवेट बॉडी का नाम दे देगा, ठीक है। जैसे इन्फोसिस, ये सब काम बहुत ज़्यादा करता है। एल&टी गवर्नमेंट का कंस्ट्रक्शन का काम बहुत ज़्यादा करता है, तो ऐसा कुछ दे देगा। बस उसके लिए याद रखना है, पूरा एकदम रटना नहीं है, ठीक है। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये दोनों लोग मैन्युफैक्चर करते हैं, कोई प्राइवेट बॉडी नहीं करती है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट ये पूछ सकता है, ओके। दूसरा चीज़ है कि ये जो ईवीएम के साथ वीवीपैट का जो है वो कब पहली बार लागू हुआ था, कहाँ लागू हुआ था, ये एक ऑप्शन में हो सकता है। तो गोवा इज द फर्स्ट स्टेट टू यूज वीवीपैट विथ ऑल ईवीएम, ये ध्यान देना है, ठीक है। जितना भी ईवीएम था सारे में लगा दिया था उन्होंने वीवीपैट, तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो वो गोवा था, ठीक है। दूसरा चीज़, वीवीपैट वर फुल्ली डिप्लॉयड इन 2019 लोकसभा जनरल इलेक्शन, पहली बार लोकसभा इलेक्शन में कब लगाया गया था, ये क्वेश्चन एक हो सकता है। तो 2019 का लोकसभा जो था उस पे वीवीपैट का फुल्ली डिप्लॉयड किया था, ठीक है। मतलब पहली बार फुल्ली डिप्लॉयड कब किया था, ऐसा पूछ सकता है, ओके। दूसरा चीज़ एक ये पूछ सकता है कि जैसे जो ईवीएम था, ईवीएम का भी जर्नी है ना, जैसे ये पूछ भी चुका है पहले भी कि पहली बार ईवीएम कहाँ यूज हुआ था, ऐसा पहली बार जनरल लोकसभा का जनरल इलेक्शन में या फुल जनरल इलेक्शन में कब यूज हुआ, इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। तो 82 में ईवीएम का पहली बार यूज हुआ था केरला में, बट ये फुल इलेक्शन नहीं था, ये बाई इलेक्शन था। पहला पॉइंट ये याद रखना है, ठीक है। दूसरा चीज़ 2004 में, ठीक है, 2004 में सारे इलेक्शन में, पूरा इलेक्शन में, ये तो बाई इलेक्शन था, बीच में कुछ कुछ इलेक्शन में यूज हुआ था, बट पूरा इलेक्शन में नहीं, उसको चेक करने के लिए यूज हुआ है, ठीक है। बट वो सब याद नहीं रखना, सीधे 82, ठीक है, 82 में केरला में यूज हुआ था। 82 भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट केरला इंपॉर्टेंट है और बाई इलेक्शन में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर 2004 ये इंपॉर्टेंट है कि 2004 का पहली बार पूरा इलेक्शन में ईवीएम से ही कराया गया था, 2004 का जो लोकसभा का इलेक्शन था, ठीक है। उसके बाद का चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये दो चीज़ इंपॉर्टेंट है। तीसरा चीज़, जो ईवीएम है उस पे पिक्चर भी कैंडिडेट का दिया जाता है अलॉन्ग विथ हिज सिंबल, ठीक है। तो ये 2015 के बाद दिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट उससे पहले कुछ आया था, ठीक है। तो 2015 के बाद पिक्चर भी दिया जाता है उसके बटन के किनारे में, ठीक है, ताकि सही से देख सके, ओके। तो इस पे इतना पॉइंट पूछ सकता है, इससे ज़्यादा कुछ भी याद नहीं रखना है। उसके बाद अब ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब चीज़ हम लोग को याद नहीं रखना है, एडवांटेज ऑफ ईवीएम और वीवीपैट जो साथ में है, ठीक है। बस एक चीज़ ध्यान रखना है कि रन ऑन बैटरी एंड डज नॉट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल पावर सप्लाई, मतलब इलेक्ट्रिसिटी हो ना हो, क्योंकि खुद भी ध्यान मतलब समझ सकते हो इतना तो कॉमन सेंस है कि बहुत जगह अभी इलेक्ट्रिसिटी गया ही नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे इलेक्शन तो हो ही नहीं पाएगा, इलेक्ट्रिसिटी से चलेगा। तो कुछ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी क्वेश्चन एक दे सकते हैं, ठीक है, कि ये फुल्ली मतलब इंडिपेंडेंट रहता है, ओके। बस ये याद रखना है कि किसी एक्सटर्नल सोर्स पे डिपेंड नहीं करता है, इस पे बैटरी रहता है, ओके। और बैटरी चार्ज पूरा फुल चार्ज रहता है। इस पे अभी मतलब इशू हुआ था कि एक 95% चार्ज मिला है, ऐसा वैसा कुछ कुछ, इसलिए थोड़ा बहुत ज़्यादा ये लोग स्टेट वाले पूछ सकते हैं और जो कोचिंग वाले हैं वो लोग भी पूछ सकते हैं। तो 3 यूनिट होता है, बस ऊपर ऊपर से याद रखना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, ओके। मेन कंट्रोल यूनिट रहता है, कंट्रोल यूनिट जो है वो जो वोट देने जाता है उसके पास नहीं रहता है, वो अंदर रहता है, ठीक है। जो वोट देने जाता है उसके पास एक डब्बा जैसा रहता है, उसको बैलेट यूनिट बोलते हैं। तो इतना याद नहीं रखना, बाकी सब मेंस के लिए है, ठीक है। इस पे इतना ही 3-4 पॉइंट है, वो ध्यान रखना है, ओके। ऐसे इतना ही पढ़ना है, ठीक है। इतना में ही जो भी अगर पूछेगा आ जाएगा, यहाँ पे हर चीज़ दिया हुआ था, कुछ चीज़ें नहीं दिया तो वो मैं ऐड कर दिया, ओके। नेक्स्ट है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। तो इस पे भी क्या-क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मॉडल मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पहली बार कब लागू हुआ था? ये क्या कोर्ट में इसके बारे में हम लोग क्या केस कर सकते हैं क्या? ठीक है? या ये
लॉ कोई लॉ है क्या इसके लिए, या कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा हुआ है क्या, ठीक है। तो ये सब चीज़ें पूछ सकते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहली बार जो है 60 में केरला के अंदर हुआ था। ओके, ये केरला इसलिए इम्पोर्टेंट है, केरला में अधिकतर चीज़ नया चीज़ कुछ करना होता है तो करते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ का एजुकेशन जो है थोड़ा ज़्यादा अच्छा है। ओके, ये याद रखना है, 1960 में पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था केरला में। ओके, दूसरा चीज़ है कि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये जो है क्या एमसीसी, ठीक है। तो ये एक गाइडलाइन है, सेट ऑफ गाइडलाइंस है, बहुत सारा चीज़ लिखा जाता है, ठीक है। तो गाइडलाइंस है किसी को गाइड करने के लिए, तो किसको गाइड करने के लिए, कौन बनाता है, ठीक है। तो इस पे ऐसा दे सकता है कि क्या जो इलेक्शन कमीशन है वही बनाती है, ऐसा नहीं होता। बस ये ध्यान रखना है कि इलेक्शन कमीशन अकेला ये सब चीज़ें नहीं बनाती है, पॉलिटिकल पार्टी है ना, उसके साथ मिल के कंसेंसस से बनता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी का कंसेंसस से मिलके बनता है, इसी में क्वेश्चन दे सकते हैं। ओके, और टू गवर्न कंडक्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी एंड कैंडिडेट टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन। तो ये सब याद नहीं रखना, सिंपल याद रखना है कि पॉलिटिकल पार्टी के कंसेंसस से बनता है, मतलब पॉलिटिकल पार्टी को बैठाते हैं और एक कंसेंसस बनाते हैं कि ये सब चीज़ हम लोग को करना चाहिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए, ठीक है। तो इसीलिए पॉलिटिकल पार्टी को मानना होता है उसको। ओके, दूसरा चीज़ क्या है कि ये जो एमसीसी लगाते हैं, ये इलेक्शन कमीशन जो है वो उसके पास पावर कहाँ से आता है, तो आर्टिकल 322 यही है, इलेक्शन कराने के लिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए इलेक्शन कमीशन बाध्य है, ठीक है। तो उसके लिए कुछ भी करना पड़ेगा तो करेगा, तो उसी के अंदर एमसीसी, इसी से उसका पावर ड्राइव होता है। ओके, तो 324 ये तो याद रखना, ये 324 से 329 तक, 329 तक, 24 से 329 तक इलेक्शन के बारे में ये याद रखना है, ठीक है। कौन सा पार्ट में है ये भी पूछता है, वो भी याद रखना है, अभी पढ़ लेंगे उसको भी। ओके, नेक्स्ट चीज़ क्या है कि ऑल्दो कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन अबाउट द एमसीसी, ये ध्यान रखना है, ना ही कोई लॉ है, नॉट इन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, नॉट इन लॉ, कोई लॉ भी नहीं है, ये एक तरह से कन्वेंशन बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब सब लोग मानते हैं, एक गाइडलाइंस है, रेगुलेशन टाइप का बोल सकते हैं, ठीक है, कोई लॉ नहीं है। अच्छा, इसको तोड़ने से क्या होता है, क्या जेल जाएगा क्या, नहीं, ठीक है, कि कोई लॉ नहीं है, तोड़ने से जेल तो नहीं जाएगा। ओके, बस इलेक्शन कमीशन कुछ रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि आगे तुमको प्रचार करने नहीं दिया जाएगा, इतना पैसा खर्च करने नहीं दिया, कैसे भी वो कुछ अपना कर सकता है, ठीक है। जेल उल नहीं जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखना है, कोई क्रिमिनल केस या सिविल केस ये सब चीज़ नहीं लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि ये जो एमसीसी है ये किसके किसके ऊपर लगता है, ठीक है। तो हम लोग समझते हैं कि केवल पॉलिटिकल पार्टी पे लगता होगा, ऐसा नहीं है। जो पोलिंग एजेंट है, ठीक है, कैंडिडेट तो है ही, पॉलिटिकल पार्टी तो है ही, पोलिंग एजेंट पे भी लगता है, ये हम लोग ध्यान नहीं देंगे, मतलब मिस कर जाएंगे अगर दे दिया क्वेश्चन तो ये याद रखना कि पोलिंग एजेंट जो है, जो पोलिंग करवा रहा है, वो लोग पे भी एमसीसी लगता है, वो लोग भी कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। अगर वो लोग को छूट दे देंगे तब तो फिर बहुत कुछ हो सकता है, बूथ कैप्चर हो सकता है, कैसे बहुत सारा तरह से मिसमैनेजमेंट हो सकता है, तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। गवर्नमेंट में तो लगेगा ही, गवर्नमेंट एम्प्लॉय में भी तो लगेगा ही। हम लोग को इसको याद रखना है कि पोलिंग एजेंट पे भी लगता है। ओके, बाकी सब हम लोग अपने से सोच लेंगे। अब एक्टिविटी प्रोहिबिटेड आफ्टर एमसीसी इज इन्फोर्स्ड, इसको नहीं ध्यान रखना, ये खुद से बना लोगे, ठीक है। इतना समझ में आता है, अगर ज़्यादा ज़्यादा एक बार रीड कर लो, उससे ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ड्यूरेशन क्या है, इसका अप्लीकेबिलिटी का ड्यूरेशन क्या है, ठीक है। एमसीसी कब लगता है, कब से स्टार्ट होता है, कब से कब तक लगता है, ये मेन इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या है कि सिंस इलेक्शन शेड्यूल इज अनाउंस्ड, जैसे अभी दिल्ली का इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस नहीं हुआ है, अनाउंस जिस दिन अनाउंस हो जाएगा शेड्यूल, ठीक है, कि इतना इतना तारीख को इलेक्शन होगा, उस दिन से ही एमसीसी लग जाएगा। ओके, कब तक, जब तक रिजल्ट डिक्लेयर ना हो जाए, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे ट्विस्ट कर सकता है कि जिस दिन वोटिंग हो गया बस उस दिन तक लगेगा क्या, नहीं, जब तक जिस दिन काउंट होके पूरा रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो जाता तब तक एमसीसी लगता है। और जिस दिन इलेक्शन स्टार्ट होता है या 2 दिन पहले, ऐसा नहीं है, जिस दिन शेड्यूल अनाउंस हुआ उस दिन से ही लगता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। दूसरा चीज़ ये तो पता ही है कि कोई स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं है, मतलब कोई लॉ नहीं है इसके लिए। वायलेशन से क्या होता है, अगर वायलेट कर लिया तो प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते हैं अंडर एनी कोड, ठीक है, कोई कोड है, कोई लॉ है ही नहीं, तो प्रोसिक्यूशन कैसे होगा। ओके, लेकिन लेकिन वही है कि दूसरे दूसरे तरह से कुछ अगर मिसमैनेजमेंट करे, कोई करप्शन से रिलेटेड कुछ कर रहा है या भड़का रहा है, एनिमिटी डेवलप कर रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ भाषण दे रहा है, तो वो सब केस जो है, जैसे आरपीए जो 51 है उसके अंदर उसको चार्ज किया जा सकता है, जेल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसको इलेक्शन से भी डिसमिस किया जा सकता है, लड़ने से भी। तो वो सब चीज़ एमसीसी के अंदर नहीं है, ठीक है, वो आरपीए के अंदर बहुत सारा प्रोविजन है जिससे उसको रोका जा सकता है, मतलब या जेल भी हो सकता है, फाइन भी लग सकता है। तो एमसीसी के अंदर ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। ज़्यादा ज़्यादा डिसिप्लिनरी एक्शन कुछ लेगा इलेक्शन कमीशन। ओके, तो इस पे इतना याद रखना है। सबसे मेन चीज़ है कि कब से कब लगता है,
ओके, कोई लॉ नहीं है, करना ही कॉन्स्टिट्यूशन में है, ये ध्यान रखना है इस पे। दूसरा चीज़ ये कहाँ से पावर आता है इलेक्शन कमीशन को, तो जो इलेक्शन कराने का जो आर्टिकल होगा उसी से आता होगा, तो पहला ही आर्टिकल मेन है सबसे ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद याद रखना है कि किसको-किसको लगेगा, तो सब कुछ याद रखिएगा, बस एक चीज़ याद नहीं रहेगा, पोलिंग एजेंट, तो इसको ध्यान रखना है। दूसरा चीज़ पॉलिटिकल पार्टी के कंसेंसस से होता है और केरला में पहली बार हुआ था 1960 में, इतना कुछ याद रखना है, ठीक है? इतना से अपना काम हो जाएगा, जो भी क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट है लोकसभा इलेक्शन। तो अभी इलेक्शन हुआ है पिछले इसी साल, मतलब ठीक है, मतलब इसी साल बोल रहे हैं, लास्ट साल, ओके। तो इस साल जैसे 24 में तो ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे नहीं आए थे, पर अगले साल मेनली पूछता है ये लोग, बड़ा कुछ होता है तो अगले साल उससे पूछता है। तो 2025 में इलेक्शन के बारे में पूछा जा सकता है बहुत कुछ, ठीक है। तो क्या इस पे क्या ध्यान रखना है, यहाँ जो भी दिया हुआ है, यहाँ कुछ भी नहीं पढ़ना है, सब कुछ हम लोग स्टैटिक में पढ़ चुके हैं कि लोकसभा का ड्यूरेशन क्या होता है, सिस्टम ऑफ इलेक्शन क्या होता है, ड्यूरेशन कौन डिसॉल्व कर सकता है, ठीक है, 5 साल का होता है, कब से कब होता है, जो पीएम होता है वो उसका सीट कितना दिन कब से कब होता है, ये सब चीज़ हम लोग पढ़ चुके होंगे स्टैटिक टॉपिक में, ठीक है। एक चीज़ बस बता दे रहा हूँ कि जो जैसे स्पीकर है, ठीक है, या गवर्नमेंट है, जैसे अभी नरेंद्र मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, तो वो उनका जो मतलब एक चीज़ होगा कि होता है कि केयर टेकर गवर्नमेंट, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर डिसॉल्व हो गया, हाउस डिसॉल्व हो गया, तो गवर्नमेंट तो डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। बट आगे अगर कुछ डिसीजन लेना हो तो कौन डिसीजन लेगा, ठीक है। तो जब तक नया गवर्नमेंट सेटअप नहीं हो जाता है ना, तो जो पहले से ही प्राइम मिनिस्टर या सीएम रहते हैं, उन्हीं को केयर टेकर गवर्नमेंट अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। मतलब बस देखभाल करेगा, बड़ा कोई डिसीजन नहीं ले सकता है, और वहाँ पे जो भी जैसे जैसे पार्लियामेंट है, ठीक है, या वहाँ पे एग्जीक्यूटिव है, मिनिस्टर है, वो लोग जो डिसीजन लेंगे कैबिनेट में, वो प्रेसिडेंट पे वो उनको मानना पड़ेगा, ठीक है। बट जब डिसॉल्व हो जाता है बॉडी, मतलब ये हाउस, ठीक है, तो उस टाइम केयर टेकर गवर्नमेंट रहती है, तो उस टाइम डिसीजन जो लेंगे वो लोग, उसको ज़रूरी नहीं है कि प्रेसिडेंट को मानना ही पड़ेगा, मतलब वो बाइंडेशन हट जाता है, तो वहाँ पे डिस्क्रिशनरी पावर आ जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब केयर टेकर गवर्नमेंट बनेगी, उस टाइम जो कैबिनेट डिसीजन लेंगी वो बाइंडिंग नहीं होगा प्रेसिडेंट पे, इधर गवर्नर पे भी ऐसा ही होगा। सीएम एज ए केयर टेकर सीएम अपॉइंट किया जाता है जब तक नया सीएम नहीं आ जाए, या मतलब नया जब तक ओथ नहीं लेगा कोई, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। दूसरा चीज़ जैसे 2023 में 23 में क्वेश्चन नहीं, 24 में 23 में 23 में शायद आया था, ठीक है। 23 में आया था कि कौन-सा पार्ट किससे रिलेटेड है, ओके। और ये अधिकतर लोग याद हो नहीं पाता है, बहुत सारा 22 पार्ट है टोटल, ओके। तो कुछ-कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट अभी हम लोग देखेंगे। जैसे ये तो बता चुके कि 24 से 29 तक ये इलेक्शन से रिलेटेड है, ठीक है। ये कौन-सा पार्ट में आता है, तो ये 15th नंबर पार्ट में आता है, तो ये याद हो जाएगा 15वां नंबर, ठीक है। 20वां नंबर में कौन आता है, 20 नंबर में कौन आता है, वो याद था मुझे भी, जैसे ये मेरा पेपर का स्क्रीनशॉट है, ठीक है। तो ये जो 20वां नंबर है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करते हैं 368 आर्टिकल 368, तो वो तो याद रह जाएगा कि 20वां नंबर में एक ही आर्टिकल है 368, ठीक है। 368 20वां नंबर में है, ओके, ये याद रह जाएगा। उसके बाद हम लोग को याद करना है कि इमरजेंसी प्रोविज़न जो है वो कौन-सा आर्टिकल में है। तो ये जैसे एग्ज़ैक्ट मुझे याद नहीं था, बट लगभग-लगभग तो ये कर सकते हैं कि ये 20वां नंबर में है, फिर 19वां में कुछ होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 18वां या 17वां में होगा, ठीक है। इसलिए मेरा जो है ये 50-50, मतलब 2 काट दिए, 2 में डाउट हुआ था, ठीक है। ये पता था कि अच्छा जो 9 है, 9 9A, 9B और 9, ये तीनों तो याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कमेंट करो कि पार्ट 9 में किसके बारे में है, ठीक है। ऐसे ही 9B में किसके बारे में है, 9A जो है वो म्युनिसिपैलिटी के बारे में है, ठीक है। 18वां नंबर जो है वो इमरजेंसी प्रोविज़न के बारे में है। तो यहाँ पे तीनों क्वेश्चन, तीनों ऑप्शन जो था वो सही था। 23 में क्वेश्चन पूछा गया ये वाला, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। तो जो पार्ट है, जो शेड्यूल है हमारा, कौन-सा शेड्यूल, ये जैसे 5, 6, 10 ये सब शेड्यूल तो फेवरेट है हम लोग का, ठीक है। तो 1 शेड्यूल में क्या है, 2, 3, एक में ओथ है, एक में सैलरी है। तो इस पे कन्फ्यूज़न हो जाता है कि 2 पार्ट 2 जो शेड्यूल 2 है और 3 है, किस पे ओथ है, किस पे शेड्यूल, किस पे सैलरी है, ठीक है। तो इसको याद करना पड़ेगा, कैसे वो भी थोड़ा बताता हूँ। पहले ये याद करो कि पार्ट 9th में क्या है, पार्ट 9th में क्या है, ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। पार्ट 9th में अगर पार्ट 9A में म्युनिसिपैलिटी है, तो उससे पहले पंचायती राज होगा और क्या होगा, ठीक है। 9 में पंचायती राज है, ठीक है, पंचायत है। 9A में म्युनिसिपल है, म्युनिसिपैलिटी है। 9B में क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको अमेंड करके लाया गया है ये दोनों को। तो 9B में कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कोऑपरेटिव
ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है पार्ट 10th में क्या है, हम लोग 20वां पार्ट याद कर लिए कि 368 है, 18वां याद कर लिए इमरजेंसी है, ठीक है। 9th वाला पार्ट, अच्छा 1 से लेकर 5 वाला पार्ट तो याद रहता ही है, 6 तक याद रहता है, ठीक है। कैसे, पार्ट 1 जो है, पार्ट 1 से 4 आर्टिकल तक होता है, ओके, इंडिया के बारे में। पार्ट 2 में क्या है, पार्ट 2 में 5 से 11 तक है, तो वो सिटीजनशिप, ये भी याद रहता है। पार्ट 3, 4 और 5, ये तो 5 तक याद रहता है, 6 तो उसके बाद होगा। तो सबसे पहली बात, थर्ड किसका है, फंडामेंटल राइट है। फोर्थ किसका है, डीपीएसपी है, ठीक है। वो भी पूछ देता है कहाँ से कहाँ तक है, तो ये ध्यान, ये सब तो याद रखना, ये सब तो ऊपर ऊपर चीज़ का, ये तो मतलब एक ऑप्शन में जैसे ये सब चीज़ जो पूछ रहा है, तो ये सब तो पूछ ही सकता है कि कौन सा कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल है, ठीक है। पार्ट 1 जो है 1 से 4 तक है, फिर 5 से 11 सिटीजनशिप है। हम लोग को पार्ट 3 याद रहता है 12 से लेके 35 तक, 36 तक नहीं रहता, ये ध्यान रखना है। 36 से डीपीएसपी में आ जाता है। ऐसे अधिकतर जगह लिखा, मतलब इस 36 के बारे में उतना लिखा नहीं रहता है, ठीक है। 37 से, क्योंकि उस पर 36 में कुछ ज़्यादा है नहीं लिखा हुआ, तो 36 से ही स्टार्ट है, ये याद रखना है। डीपीएसपी 36 से 51 तक, ओके। अच्छा 51A जो है वो फंडामेंटल ड्यूटी है, लेकिन ये याद रखना है कि पार्ट 4A है, पार्ट 4 में डीपीएसपी है, पार्ट 4A है जिसपे फंडामेंटल राइट है, वो सेपरेट पार्ट है, ठीक है। आर्टिकल 51A पार्ट 4A ये सेपरेट है, ये ध्यान रखना है। दे देता है कि डीपीएसपी में ही है लास्ट पार्ट, ऐसा नहीं है, वो सेपरेट पार्ट है, याद रखना है। फिर पार्ट 5 जो है वो यूनियन है, पार्ट 6 स्टेट है, इतना याद रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद 9th याद रख लो, पंचायती राज है। 9th A म्यूनिसिपलिटी, 9th B कोऑपरेटिव, 9th 10th, ये सॉरी पार्ट 10th, ये याद रखना। पार्ट 10th किसका है, ये अभी तक पूछा नहीं है, इंपॉर्टेंट है, किसके बारे में हो सकता है, ठीक है। पार्ट 10th देखो, इस तरह से अगर जैसे कुछ कुछ चीज़ें तो याद रखना पड़ेगा कि कौन सा आर्टिकल किससे रिलेटेड है, तो वहाँ से पार्ट में भी हम लोग मैच कर सकते हैं कि इससे रिलेटेड होगा। जैसे क्या बोलते हैं, पंचायती राज जो है, पंचायती राज का आर्टिकल कौन सा है, ये किसी को पता है क्या, 243, ठीक है। 243 के याद होगा, के इलेक्शन के लिए होता है 243 की, ठीक है। 243 में ही सब कुछ है, ये सब 9th पार्ट जो है वो 243 में ही खत्म हो जाता है, ओके। और 244 जो है वो 244 ये पार्ट 10th में है, तो 244 याद रहेगा शायद, मेरे ख्याल से याद रहना चाहिए। किसके बारे में है, नहीं याद है तो ये अच्छी बात नहीं, क्योंकि ये आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ट्राइबल शेड्यूल एंड ट्राइब के लिए, ट्राइबल एरिया जो है ना, शेड्यूल एरिया, 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल जो है, शेड्यूल एरिया और ट्राइबल एरिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 244, तो इसको तो याद रखना है, ठीक है। फिर पार्ट 11 भी इंपॉर्टेंट है। पार्ट 11 देखो, 244 हो गया पार्ट 10, तो 245 से होगा, आगे बढ़ेगा। 245 से ये सब चीज़ याद होगा कि 249 याद रहेगा, 50 होगा, 52 याद होगा, 53 याद होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये सब चीज़ हम लोग बार बार पढ़ते हैं। जैसे 53 जो है जैसे स्टेट और सेंटर, सेंटर जो है स्टेट के रिलेटेड का जो लिस्ट है उसका, उसके जुरिस्डिक्शन में कब लॉ बना सकता है, ये सब चीज़ें, इस सब चीज़ में जैसे 52 है नेशनल जो इमरजेंसी होता है तब लॉ बनाता है, 53 जो है वो कब बनाता है, ये क्या बोलते हैं उसको, इंटरनेशनल कोई कन्वेंशन या एग्रीमेंट होता है तब बना सकता है। ऐसे 49 होता है, 50 है, ठीक है, तो ये सब याद रहता है। तो 45 से लेके आगे होगा, ओके, 63 तक, ये पूरा एग्जैक्ट याद नहीं रखना है, बट कुछ कुछ चीज़ें जैसे ये सब याद है तो याद रख सकते हो कि पार्ट 11 10 तक तो 10 का पूरा रट लो कि 10 से जो है वो ट्राइबल से रिलेटेड है, ओके, 5th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल। तो 11 उसके बाद होगा, तो 11 सेंट्रल स्टेट रिलेशन है, ये इतना याद रखो, बाकी अब छोड़ दो, ठीक है। 9th पार्ट 1 से 6 तक तो याद हो गया, 6 जो है स्टेट के बारे में, 5 जो है यूनियन के बारे में, उसके बाद 9 11 10 11, ओके, 18 और 20, इतना याद रख लो तो अपना काम हो जाएगा, और इतना याद हो गया होगा अभी तक, ठीक है। चलो कैसे क्वेश्चन आता है वो भी देख लिया हम लोग। नेक्स्ट आर्टिकल 229B, 229 अभी अभी याद किए, 224 24 से लेके 29 तक क्या है इलेक्शन के बारे में, तो 29 भी इलेक्शन के बारे में होगा। इतना भी मतलब इतना ही पूछेगा, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बट थोड़ा बहुत भी और देख लेंगे, क्योंकि न्यूज़ में है तो पागल है, मतलब एग्ज़ाम लेने वाला पूछ भी सकता है। तो क्या है, नो इलेक्शन टू पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेशन शैल बी क्वेश्चन एक्सेप्ट थ्रू एन इलेक्शन पेटिशन। अभी इलेक्शन हुआ है ना, इसीलिए ये आर्टिकल न्यूज़ में है, ठीक है। कोई भी इलेक्शन हुआ है पार्लियामेंट का या स्टेट का, तो उस पर क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं ऐसे ही, तो कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं, पेटिशन देना पड़ेगा, इलेक्शन पेटिशन,
फाइल करना पड़ेगा, ठीक है। इलेक्शन पेटिशन अब कहाँ फाइल करें, ठीक है। तो जैसे पार्लियामेंट या स्टेट का कुछ भी हुआ है, ये इम्पोर्टेंट है कि अ, अगर पार्लियामेंट और स्टेट का इलेक्शन हुआ है तो हम लोग को इलेक्शन अगर पेटिशन फाइल करना है कि कुछ गड़बड़ी हुआ है तो कहाँ फाइल करें, क्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करें, किसको करें, तो वो ध्यान रखना है। हाई कोर्ट में करते हैं हम लोग, ठीक है। कोई इलेक्शन हुआ है, अच्छा लोअर बॉडी का इलेक्शन हुआ है तो हाई कोर्ट में ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाई कोर्ट में केवल पार्लियामेंट और स्टेट का इलेक्शन हुआ है तो हाई कोर्ट में फाइल करते हैं। कमेंट में ये बताओ कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन, ठीक है, गवर्नर का इलेक्शन या वीसी का वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन, अगर ये सब में कुछ भी गड़बड़ी है, किसी को पेटिशन फाइल करना है तो वो कहाँ करेगा, ठीक है। इसको कमेंट में बताना। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, ये सबको कहाँ करेगा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या कहीं और करेगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। ओके, इलेक्शन अगर पार्लियामेंट स्टेट का हुआ है तो हाई कोर्ट में करते हैं, ये सब को कहाँ करते हैं ये बताओ, ये याद रखना, बाकी कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट है अभी नॉमिनेशन इन इलेक्शन, ये न्यूज़ में था कि जो अभी इलेक्शन का जो रिजल्ट आया है उस पर जैसे सूरत है, सूरत न्यूज़ में है क्योंकि सूरत में क्या हुआ था कि कोई जो जैसे एक बीजेपी का कैंडिडेट था उसके अगेंस्ट में कोई था ही नहीं, ठीक है। तो वहाँ उसको ऐसे ही डिक्लेयर कर दिया कि इलेक्टेड है। ओके, इलेक्शन भी होना ज़रूरी नहीं है, इलेक्शन होगा तभी ना कि 2-3 कम से कम 2 तो होगा, ऑपोजिशन कोई तो होगा, ठीक है। कोई ऑपोजिशन है ही नहीं, तो वो ऐसे ही इलेक्टेड हो जाता है। तो ये न्यूज़ में इसलिए था, ठीक है। तो कैसे हुआ, ऑफ कोर्स उसका जो भी कोई अपना फॉर्म भरा होगा, फॉर्म रिजेक्ट हो गया होगा। तो क्यों रिजेक्ट होता है, वो लॉ में है, आरपीए में, कौन सा आरपीए में है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर जैसे किसी का कैंडिडेट का है, कैंडिडेट का जो नॉमिनेट किया है, अगर नॉमिनेशन रिजेक्ट हो गया है तो वो कौन सा आरपीए 50 में है या आरपीए 51 में है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो भी हम लोग देखेंगे अभी थोड़ा देर बाद। बस इतना भी ध्यान ये कर लेते हैं कि ये 51 में है, कौन सा 51 में है ये याद हो जाएगा, अभी हम लोग करेंगे, ठीक है। तो इसका जो कैंडिडेट था, जैसे कांग्रेस का कैंडिडेट था, उसका कैंडिडेचर रिजेक्ट कर दिया गया था, ठीक है। तो क्यों किया था वो उतना हम लोग को नहीं जाना है, ओके। अब दूसरा चीज़ क्या है, इस पे याद रखना है कि ये तो 51 में है, सबसे पहली बात ये याद हो जाएगा, अभी नहीं है अभी याद है, छोड़ दो। अब इस पे ये सब क्वेश्चन पूछता है कि जैसे कोई प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन लड़ रहा है तो उसके लिए प्रोपोजर कितना चाहिए होता है, मतलब साइन कितना लोग का होता है, ठीक है। सेकेंडर होता है, प्रोपोजर होता है, तो कितना प्रोपोजर चाहिए होता है, मतलब उसके साथ में कितना लोग वहाँ पे जाके ये करें कि हाँ इसके साथ हैं हम लोग, ठीक है। तो अगर रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी है, डिपेंड करता है पॉलिटिकल पार्टी कैसा है। अगर इंडिपेंडेंट बॉडी है, रिकॉग्नाइज नहीं है, अगर पॉलिटिकल पार्टी ऐसे नया खड़ा हुआ है, रिकॉग्नाइज नहीं है, तो उस पे ज़्यादा लोग लगेगा ऑफ कोर्स, ठीक है, कि विश्वास हाँ सही में खड़ा हो रहा है, कुछ पैसा भी लेता है, वो सब उतना नहीं है, पर ये याद रखना है कि एक प्रपोजल क्यों लगता है, ये थोड़ा सा और लग रहा है कि थोड़ा तो लगना चाहिए 10-20 कम से कम, ठीक है। अगर पॉलिटिकल पार्टी रिकॉग्नाइज्ड है तो उस कैंडिडेट को एक ही प्रपोजल लगता है, और कोई दूसरा है अगर रिकॉग्नाइज नहीं है तो उस पर 10 लगता है। तो ये याद रखना है कि एक लगता है केवल, इस पर कुछ आजकल डेटा भी दे देता है, ठीक है, 10-20 दे देगा ऐसा, तो लगेगा कि हाँ इतना तो लगेगा ही, पर नहीं है, गलत हो जाएगा, एक ही लगता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। दूसरा चीज़ जो प्रपोजल है वो कहाँ का होना चाहिए, पूरा इंडिया का कहीं भी हो सकता है क्या, जैसे क्वेश्चन पूछता है कि लोकसभा में अगर कोई खड़ा हुआ है कोई कहीं पे, ठीक है, कोई कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो वो जो कैंडिडेट है वो कहाँ का वोटर होगा, ठीक है, उसी कॉन्स्टिट्यूशन का होना चाहिए, उसी कॉन्स्टिट्यूंसी का होना चाहिए या कहीं और का भी हो सकता है। तो ये भी कमेंट करो, अगर लोकसभा में कोई खड़ा हो रहा है तो उसका जो वोटर है, वो जो वोट करेगा वो कहाँ, उसी अपना ही कॉन्स्टिट्यूंसी में वो वोटर होना चाहिए या कहीं और भी खड़ा हो सकता है, ठीक है। पहला ये क्वेश्चन है। दूसरा है कि राज्यसभा का क्या है, राज्यसभा में अगर कोई इलेक्शन किसी को लड़ाता है तो वो कहाँ का होना चाहिए, मतलब पूरा इंडिया में कहीं का भी हो सकता है या जिस स्टेट से राज्यसभा में जा रहा है उसी स्टेट में कहीं भी होना चाहिए, ठीक है। राज्यसभा का तो कोई कॉन्स्टिट्यूंसी होता नहीं है, ठीक है, तो उसका कहाँ होना चाहिए, पूरा वो स्टेट में कहीं भी हो सकता है या इंडिया में कहीं हो सकता है, ये कमेंट करो, ठीक है। दूसरा चीज़ ओके, इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि जैसे आरपीए जो 51 है उस पे एक सेक्शन में ऐसा दिया हुआ है कि इफ़ नंबर ऑफ कैंडिडेट, ठीक है, अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट इज लेस देन नंबर ऑफ सीट, जितना सीट के लिए वैकेंसी, जितना सीट के लिए इलेक्शन हो रहा है, यहाँ तो एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी में एक एक इलेक्शन, एक एक सीट के लिए इलेक्शन होता है ना, तो अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट इज लेस देन नंबर ऑफ सीट, लेस देन और इक्वल टू होगा, ठीक है। अगर इफ नंबर ऑफ कैंडिडेट इज लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ सीट, जैसे एक सीट के लिए लड़ रहा है तो नंबर ऑफ कैंडिडेट एक ही है, कोई अपोजिशन में है ही नहीं, ठीक है, तो वो ऐसे ही इलेक्ट हो जाएगा, उसके लिए इलेक्शन होना कोई ज़रूरी नहीं है, ओके। जैसे अगर प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं, एक ही सीट है ना, तो एक ही आदमी अगर खड़ा हुआ तो फिर वोटिंग का कोई मतलब ही नहीं है, ऐसे ही इलेक्ट हो जाएगा, तो यही सूरत में हुआ, ठीक है। तो ये सब जो है आर्टिकल 51 में है। तो 51 में क्या है, 50 में क्या है, ये हम लोग अभी आगे देखेंगे उसको, ठीक है।
ओके। अच्छा, ये इतना डिस्कस हो गया तो ये तो याद रह ही जाएगा कि इसका नॉमिनेशन रद्द हुआ था। तो नॉमिनेशन रद्द हुआ है तो क्या क्यों रद्द हुआ होगा? कुछ गलत डॉक्यूमेंट दिया होगा या कुछ रिक्वायरमेंट होगा वो फुलफिल नहीं किया होगा, तो ये सब कुछ जो है 51 में है। ठीक है? नेक्स्ट है, इसी चीज़ को अभी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कि 50 में क्या है और 51 में क्या है। तो देखो 50 में क्या-क्या है? 50 में एक चीज़ याद रखना है कि इलेक्शन से पहले, बिफोर इलेक्शन, ठीक है? और यहाँ पे मेनली इलेक्शन, टाइम ऑफ इलेक्शन एंड आफ्टर इलेक्शन, टाइम एंड आफ्टर ऐसे लिख देते हैं। ठीक है? ये मेनली है। ओके? ये जो 51 आर्टिकल है, मतलब आर्टिकल नहीं, आरपीए 50 है, उस पे इलेक्शन से पहले जो भी कुछ होता होगा, ठीक है? कुछ चीज़ें लगेगा कि पहले होता होगा, उसको बस याद रख लेना है। जैसे वोटर्स, कौन-कौन वोटर होगा, ठीक है? जो इलेक्टोरल रोल बनाएगा या वोटर का जो क्वालिफ़िकेशन होगा, वो सब कहाँ लिखा हुआ है? जो 18, अभी 18 साल का एज, जैसे पहले 21 साल था, उसको कम करके 18 साल किया, तो वो कहाँ लिखा हुआ है? कौन-सा एक्ट में लिखा हुआ है? तो 50 में लिखा हुआ है, वोटर का क्वालिफ़िकेशन। इलेक्टोरल रोल जो बनाना है वो, ठीक है, इलेक्शन से पहले ही सब तैयारी करेंगे ना। दूसरा है कि कौन-सा कॉन्स्टिट्यूएंसी कहाँ तक होगा, उसका एरिया कहाँ होगा, ये भी पहले ही तय करेंगे इलेक्शन से पहले। तो कॉन्स्टिट्यूएंसी का डिलिमिटेशन, ठीक है। दूसरा चीज़, एलोकेशन ऑफ सीट इन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेशन। सबसे पहली बात, सीट कितना है, कौन-सा स्टेट में कहाँ कितना सीट है, तो ये सब चीज़ कहाँ लिखा हुआ है, ये भी 50 में लिखा हुआ है। तो ये चीज़ याद रखना है। मेनली क्या है, इलेक्शन से पहले जो भी है, जैसे वोटर का क्वालिफ़िकेशन, इलेक्टोरल रोल, कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में कि कौन सा एरिया कहाँ आएगा। उसके बाद सीट, कितना सीट कहाँ क्या है पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेशन में, एलोकेशन ऑफ सीट, ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल 50, सॉरी आरपीए 51। इस पे इलेक्शन के टाइम में जो भी कुछ है, जैसे मशीनरी रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, कौन करवाता है? आरओ, ये सब जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है या और भी गवर्नमेंट बॉडी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय सबको ये करते हैं। तो वो सब जिस टाइम पे इलेक्शन हो रहा है उस टाइम पे जो भी कुछ रिक्वायर्ड होगा 51 में होगा। आफ्टर इलेक्शन, ठीक है, इलेक्शन के बाद क्या-क्या होता होगा? जैसे किसी का कोई इलेक्ट हो गया लेकिन कुछ धांधली किया है, कुछ करप्शन किया है या उसको अगर हटाना होगा, ठीक है, सीट से उसको डिसमिस करना होगा, तो वो सब चीज़ कहाँ आएगा? 51 में, ठीक है। तो एक्चुअल कंडक्ट ऑफ इलेक्शन या तो बाय इलेक्शन, ये भी है, बाय इलेक्शन भी, सब कुछ, ठीक है। रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये लगता होगा कि पॉलिटिकल पार्टी जो है इलेक्शन के पहले होता होगा, बस इसको ध्यान रखना क्योंकि इस पे गलती हो सकता है। ठीक है, इसलिए मेनली बोले थे। ओके, मेनली इलेक्शन से पहले वाला चीज़ इस पे है और टाइम और बाद वाला चीज़ इस पे है। तो ऐसे याद रख लो कि पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर कब करता होगा? इलेक्शन के टाइम में ही करता होगा। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो। दूसरा चीज़, क्वालिफ़िकेशन और डिसक्वालिफ़िकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ द हाउस। ये बात का बात बोल रहा है, ठीक है? इलेक्शन हो गया उसके बाद उसका क्या-क्या क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए या डिसक्वालिफ़िकेशन के बारे में कि डिसक्वालीफाई कब होगा। तो इलेक्शन के बाद का चीज़ है ना, या टाइम पे कि उसको वो क्वालीफाई ही नहीं है इलेक्शन लड़ने के लिए। तो ये सब ऑन या आफ्टर इलेक्शन का चीज़ है। दूसरा चीज़, प्रोविज़न टू कर्व करप्ट प्रैक्टिसेस, ये भी इलेक्शन के टाइम में होगा या उसके बाद में होगा। ठीक है, अगर कोई करप्ट किया है तो उसको हटा भी सकता है सीट से। नेक्स्ट है प्रोसीजर फॉर सेटलिंग डिस्प्यूट, वही चीज़, अगर कुछ इश्यू हुआ है तो इलेक्शन के टाइम में या इलेक्शन के बाद में ही होगा, तो वो भी 51 में आएगा। अब इलेक्शन जो करवा रहा है मशीनरी, वो भी 51 में आएगा। तो याद हो जाना चाहिए, 1-2 बार और देख लो, ठीक है? पूछता है और पूछेगा, ओके? तो ये हम लोग समझ लिए कि 51 में क्या है, ठीक है? अब रीपोलिंग क्या होता है? एक तो होता है बाय इलेक्शन, एक होता है रीपोलिंग। तो रीपोलिंग और बाय इलेक्शन अलग-अलग चीज़ है। बाय इलेक्शन मतलब पूरा इलेक्शन ही फिर से हो रहा है, पूरा कॉन्स्टिट्यूएंसी का इलेक्शन पूरा हो रहा है। बट पोलिंग क्या, पोलिंग स्टेशन बहुत सारा होता है एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में। तो रीपोलिंग मतलब उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर, ठीक है, कोई पोल होगा, वहाँ पे कुछ धांधली हुआ होगा, बूथ कैप्चरिंग हुआ होगा, कुछ भी गड़बड़ी हो सकता है। जैसे ईवीएम काम नहीं कर रहा होगा, ऐसा हो सकता है। तो कब-कब होगा, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? बस एक बार देख लेना है कि कब-कब रीपोलिंग होगा, क्योंकि अभी इलेक्शन हुआ है तो बहुत कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है? तो सबसे पहली बात, कुछ अगर नेचुरल डिज़ास्टर हो गया, तो होगा ही ऑफ कोर्स। कोई वायलेंस हो गया कि इलेक्शन हो करने ही नहीं दिया, आने ही नहीं दिया लोगों को, या बूथ कैप्चरिंग हो गया, ठीक है? तो भी होगा। अगर जो वोटिंग मशीन है, ईवीएम, वही डैमेज हो गया, काम ही नहीं कर रहा है, या इलेक्शन होने के बाद कोई चुरा लिया, कुछ डैमेज कर दिया, मूवी-वूवी में दिखाता है बहुत सारा, तो भी रीपोलिंग होगा। पूरा बाय इलेक्शन नहीं होगा, ठीक है? रीपोलिंग मतलब जहाँ का कुछ गड़बड़ी हुआ होगा। अब बाय इलेक्शन का भी कुछ प्रोसेस है कि इतना ज़्यादा, अगर जैसे मान लेते हैं कि 30% पोलिंग स्टेशन में गड़बड़ी हो गया, तब पूरा कॉन्स्टिट्यूएंसी का फिर से इलेक्शन होगा पूरा, ठीक है? उसको भी रीपोलिंग बोलेंगे, बाय इलेक्शन नहीं बोलेंगे, ओके? नेक्स्ट है, जैसे ये इम्पोर्टेंट है कि ऑन अकाउंट ऑफ डेथ ऑफ कैंडिडेट, ठीक है? डेथ ऑफ अगर कोई कैंडिडेट है,
वो उनका डेथ हो गया, लेकिन सारा कैंडिडेट के नहीं, केवल रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी का है। अगर कोई कैंडिडेट है, ठीक है, इलेक्शन हो रहा है, उस टाइम डेथ हो गया, रिजल्ट आने से पहले कब तक डेथ हो गया, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लास्ट डेट फॉर मेकिंग नॉमिनेशन, जैसे आज है लास्ट डेट नॉमिनेशन करने का, ठीक है, आज है लास्ट डेट नॉमिनेशन करने का, उस वहाँ से लेके, ओके, क्योंकि फिर आज लास्ट डेट है नॉमिनेशन करने का, उसी दिन अगर मर गया, ओके, तो फिर दूसरे को नॉमिनेट करने का टाइम नहीं मिलेगा ना, वो टाइम भी रहता है 11 बजे, उतना याद नहीं रखना है, ओके। लास्ट डेट फॉर मेकिंग नॉमिनेशन टू कमेंसमेंट ऑफ द पोल, जब तक वोट ना हो जाए। अब वोट हो गया, उसके बाद अगर कोई मर गया तो दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर वो जीत गया तो वहाँ पे फिर बाई इलेक्शन होगा, अगर हार गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, जो जीता वही है, ठीक है। बट जिस दिन पोलिंग है उससे पहले पोलिंग पूरा नहीं हुआ और वो रिकॉग्नाइज्ड पार्टी का कैंडिडेट का डेथ हो गया कैसे भी करके, तो फिर से रीपोलिंग होगा पूरा, ठीक है। उसके बाद अच्छा, ये अगर जिस दिन मर गया तो विदिन 7 डेज जो इलेक्शन कमीशन है वो उस पॉलिटिकल पार्टी को बोलता है कि फिर से किसी और को नॉमिनेट करो, ठीक है, वो लड़ सकता है वहाँ पे। तो ये याद रखना है कि किसी का डेथ हो जाए लेकिन कब से कब तक, ये पूछ सकते हो थोड़ा डिटेल में, ओके। ये याद रखना है आरपीए वाला, ओके। नेक्स्ट है साइलेंस पीरियड, किसको बोलते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके, छोड़ देते हैं इसको। बस एक बार देख लो कि बैन ऑन कहाँ गया, साइलेंस पीरियड वॉज ऑब्जर्व इन द स्टेट वेयर लोकसभा इलेक्शन वेयर हेल्ड। मतलब सिंपल है कि जब एमसीसी लगा हुआ रहता है ना, उसको साइलेंट पीरियड बोल देते हैं, ठीक है। ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसा टर्म आया है, किसको बताता है, बस इतना ही याद रखना है। साइलेंट पीरियड मतलब वहाँ पे कुछ बड़ा नहीं हो रहा होता है, साइलेंस है, ठीक है, बस इतना ही। नेक्स्ट है वन कैंडिडेट और मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूंसी। अगर एक कैंडिडेट, ठीक है, ये 2021 में या 22 में एक क्वेश्चन पूछा था, उस टाइम सबका गलती हुआ होगा, ठीक है। वैसे क्वेश्चन ही पूरा डिलीट कर दिया गया, वो भी देखेंगे अभी हम लोग क्या पूछा था और इस पे क्या क्या पढ़ना है। तो वन कैंडिडेट 2 जगह से इलेक्ट हो सकता है, ठीक है। जैसे नरेंद्र मोदी है, वो 2014 में कहाँ-कहाँ से लड़े थे, एक तो बनारस से लड़े थे, एक अपना बड़ोदरा से लड़े थे, ठीक है। तो दोनों जगह से इलेक्ट हो गए थे, तो एक जगह का सीट छोड़ना होता है, ओके। तो कोई एक जगह का सीट छोड़ना होता है, ओके। अब कोई ऐसा आदमी है कि राज्यसभा में भी इलेक्ट हो गया और लोकसभा में भी इलेक्ट हो गया, या ऐसा भी हो सकता है कि जो स्टेट का है वहाँ भी इलेक्ट हो गया, लोकसभा में भी इलेक्ट हो गया या राज्यसभा में इलेक्ट हो गया, तो क्या करना होता है, ओके। तो सबसे इस पे ध्यान क्या देना है कि ये सब जो चीज़ें हैं, इलेक्शन या इलेक्शन के बाद का चीज़ है, तो आरपीए 51 में होगा, ठीक है। दूसरा चीज़ कि 1996 तक ऐसा कोई लिमिट नहीं था कि कितना कॉन्स्टिट्यूएंसी में तुम लड़ सकते हो, एक आदमी 10 कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी लड़ सकता है, ठीक है। देयर वाज नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी, बट 96 के बाद इसको 2 सीट कर दिया गया था कि ज़्यादा से ज़्यादा तुम 2 सीट में लड़ सकते हो, ठीक है। इसी पे क्वेश्चन आया था, उसको देखेंगे हम लोग। तो ये सब जो चीज़ है आरपीए 51 में है, ठीक है। 2 सीट में लड़ सकते हो, ये सब चेंज किया था 96 के बाद, ओके। यहाँ पे इतना ही है। दूसरा चीज़ कि वन कैंडिडेट जो है वो इलेक्टेड टू बोथ हाउस, राज्यसभा में और लोकसभा में दोनों में अगर हो गया, ठीक है, तो उसको बताना पड़ेगा कि कौन सा हम रखेंगे कौन सा छोड़ेंगे विदिन 10 डेज, ठीक है। 10 डेज में ही बताना पड़ेगा कि लोकसभा का सीट रखेंगे राज्यसभा का रखेंगे। अगर नहीं बताया तो ऑटोमेटिकली राज्यसभा वाला सीट उसका चल जाएगा, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है कि राज्यसभा का सीट अपने आप चल जाएगा, ओके, ठीक है। नेक्स्ट ऐसा हो सकता है कि स्टेट में भी इलेक्ट हो, उसी टाइम हुआ है, स्टेट में भी वो खड़ा हो गया था, जीत गया, पार्लियामेंट जो उस पर भी खड़ा हुआ था, जीत गया, तो क्या यहाँ भी उसको बताना पड़ेगा कि 14 दिन टाइम है, कौन सा चूज़ करोगे, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है सिटिंग मेंबर है कहीं, ठीक है। ये सब चीज़ जो था दोनों एक ही टाइम में इलेक्शन हो रहा था, उसका बात हुआ। अब कोई मान लो कि राज्यसभा का मेंबर है, पहले से ही मेंबर है, ओके, या स्टेट का कोई एमएलए है पहले से ही, वो खड़ा हुआ, वो जीत गया कहीं और में, राज्यसभा का अगर है तो लोकसभा में जीत गया, स्टेट का जीत गया, तो ऑटोमेटिकली, ठीक है, वो जो पुराना, मतलब इसका बात साफ है ना कि वो पुराना वाला छोड़ना चाहता है, तभी नया वाला में खड़ा होगा, तो अपने आप पुराना वाला उसका वैकेंट हो जाएगा, ठीक है। ये याद रखना है, ओके। तो इस पे अब क्वेश्चन क्या पूछा था, ये हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन था, मतलब पहला ये है कि इन इंडिया देयर इज़ नो लॉ रेस्ट्रिक्टिंग द कैंडिडेट फ्रॉम कंटेस्टिंग इन द। अच्छा, ये सबसे पहली बात देखो, ये नो लॉ रेस्ट्रिक्टिंग, ये तो पता नहीं था हम लोग को, ठीक है। 21 या 22 में दिया था, पता नहीं है, बट ऐसा सारा इतना सारा लॉ है, कोई तो लॉ होगा ही, आरपीए इतना बड़ा है, ठीक है, उसपे कुछ तो होगा ही, आरपीए भी पूरा थोड़ी ना पता रहता है, तो इसको तो गलत काट दिया ऐसे ही, और गलत ही है वैसे, ठीक है। दूसरा चीज़ बोला कि 91 से लोकसभा इलेक्शन श्री देवीलाल कंटेस्टेड फ्रॉम 3 लोकसभा, अभी ये क्या, किसको पता रहेगा, ठीक है, ये तो बकवास चीज़ है। दूसरा चीज़ है एज़ पर द एग्जिस्टिंग रूल
इफ़ ए कैंडिडेट कंटेस्ट इन वन लोकसभा इलेक्शन फ्रॉम मैनी कॉन्स्टिट्यूंसी, जैसे नरेंद्र मोदी खड़ा हुए थे, हिज और हर पार्टी शुड बियर द कॉस्ट ऑफ बाई इलेक्शन। ये क्या बात हुआ, ऐसा कुछ तो कभी नहीं सुने, तो ये भी गलत है। ठीक है, दूसरा चीज़ इसके बारे में क्या है ये किसी को नहीं पता, तो इसलिए 50-50 में आए थे और 2 को हम में से एक को किसी को लगाना ही था। ठीक है, मतलब ये 1 वाला तो गलत था ही, बट कुछ फिर भी थोड़ा-सा कभी-कभी जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट रहता है वो भी सही हो जाता है, तो इसीलिए इस पे नहीं जाके हम 2 में ही गए थे। बट इसको यूपीएससी डिलीट कर दिया था क्वेश्चन को। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछता है डेट के साथ, तो ये सब भी ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट है होम वोटिंग किसको बोलते हैं? होम वोटिंग मतलब घर में वो वोट दे सकता है। ठीक है, या जहाँ वो रह रहा है वहीं से वोट दे सकता है, उसको होम वोटिंग बोलते हैं। तो ईसीआई फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोवाइडेड फैसिलिटी ऑफ होम वोटिंग इन इतना इलेक्शन। ठीक है, पहले घर में ही मतलब अपना घर में ही रह के वोट देना है, वो पहले नहीं था, 2024 में आया। पहले बहुत कुछ था, जैसे प्रॉक्सी वोटिंग था, पोस्टल वॉलेट वाला सिस्टम था। होम वोटिंग एक नया चीज़ आया है कि वहाँ घर में तुम्हारा जाके, ठीक है, वो जो पोस्टल वॉलेट है वो लेके आएगा, जो जो भी वोटिंग करा रहा है वो लोग। ठीक है, तो वो किसको किसके लिए होम वोटिंग होगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये नया है इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसी बार हुआ है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि 40% कम से कम डिसेबल होना चाहिए आदमी को, या 85 ईयर, यहाँ पे दे सकता है कि 80 ईयर। ठीक है, 80 ईयर से अबव, तो लगेगा कि हाँ 80 ईयर भी बहुत हो गया, ऐसा नहीं है, 85 85 ईयर दिया गया है, इसको ध्यान रखना है कि 85 ईयर से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, या तो 40% डिसेबल होना चाहिए, यही लोग दोनों के लिए होम वोटिंग किया गया। ठीक है, इस पे क्या होता है ये बता दिए कि घर में आके वो लोग पोस्टल जो वॉलेट है उस पे ठप्पा मरवा के ले जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इस पे कि अदर स्टेप इसी जो है इस तरह का वोटिंग कराने के लिए, मतलब वहाँ कॉन्स्टिट्यूएंसी में ना जाके कहीं और से वोटिंग, वो सब चीज़ के लिए क्या है, तो इस पे इम्पोर्टेंट जो है ये दोनों चीज़, पोस्टल बैलेट और प्रॉक्सी वोटिंग। ठीक है, इस पे बहुत कुछ क्वेश्चन बनते हैं कि पोस्टल बैलेट से कौन देता है, स्पेशल वोटर किसको बोलते हैं, सर्विस वोटर किसको बोलते हैं। ठीक है, तो जो पोस्टल बैलेट से, इसको हम लोग पहले देखते हैं। अच्छा, ठीक है, सर्विस वोटर किसको बोलते हैं? ठीक है, सर्विस वोटर में जो सर्विस है तो गवर्नमेंट का सर्वेंट होना चाहिए, गवर्नमेंट में जो भी सर्विस कर रहा होगा वो लोग वही होगा। तो कौन-कौन आता है एक बार बस पढ़ लो। आर्म्ड फोर्स तो आ ही गए, जो बाहर रहता है वो लोग होंगे। ठीक है, तो आर्म्ड फोर्स तो बाहर ही रहते हैं। ओके, पर्सन हू इज़ एम्प्लॉयड अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ए पोस्ट आउटसाइड इंडिया, इनको भी तो दिया ही जाएगा, जो आईएफएस मेंबर रहते हैं उन लोग को, जैसे कोई और भी बहुत सारे बाहर रहते हैं। मेंबर ऑफ पुलिस फोर्स ऑफ ए स्टेट बट हु इज़ सर्विंग आउटसाइड दैट स्टेट। ठीक है, पुलिस फोर्स को भी दिया जाता है लेकिन बाहर सर्व कर रहा है तो। मेंबर ऑफ फोर्स टू विच आर्मी एक्ट इज अप्लीकेबल। ठीक है, मतलब सिंपल है कि आर्मी जो है ये लोग को सर्विस वोटर बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही स्पेशल वोटर किसको बोलते हैं, तो स्पेशल वोटर जो है प्रेसिडेंट, स्पेशल कुछ होना चाहिए ना, स्पेशल आदमी कौन कौन है, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर जो है, स्पीकर बहुत ही स्पेशल है। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफिसर ऑन पोल ड्यूटी, ये ध्यान रखना है कि पोल ड्यूटी में उसको स्पेशल वोटर दिया बोला जाता है। और ये जो 80 ईयर्स एगो था या पीडब्ल्यू कैंडिडेट था, ठीक है, ये 85 ईयर हो जाएगा अब। ओके, 85 ईयर से अधिक जो है, या पोस्टल जो सॉरी डिसेबल कैंडिडेट है, ये लोग को स्पेशल वोटर बोला जाता है। ओके, मैंने ये जो याद रखना, ये प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, मिनिस्टर, स्पीकर। ठीक है, और जो पोलिंग ड्यूटी में जो है वो भी स्पेशल वोटर है। ओके, रिसेंटली इसी साल इलेक्शन कमीशन जो है जर्नलिस्ट और मीडिया पर्सन ऑन ड्यूटी, जो मीडिया पर्सन है और जर्नलिस्ट है, अगर कोई ड्यूटी में है तो उन लोग को भी ऑप्शन दिया है कि पोस्टल बैलेट से तुम वोट दे सकते हो। ठीक है, तो ये इसी साल हुआ है, मतलब इसी बार के पहले हुआ है, तो ये भी आ सकते हैं। ओके, करंट का चीज़ है तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्लासिफाइड सर्विस वोटर क्या होता है। सर्विस वोटर तो समझ गए, इसके अंदर क्लासिफाइड सर्विस वोटर होता है। ठीक है, तो उसको किसको बोलते हैं, सर्विस वोटर, वो ऑप्टेड फॉर वोटिंग थ्रू प्रॉक्सी। ठीक है, मतलब प्रॉक्सी वोटर किसको बोलते हैं, क्लासिफाइड सर्विस वोटर, प्रॉक्सी मतलब किसी और के बदले किसी और। ठीक है, तो सर्विस वोटर तो ये लोग है ही। ओके, बट ये लोग जो है पोस्टल बैलेट का ना इस्तेमाल ना करके ये लोग बोल सकते हैं कि मेरे बदले मेरा चाचा जो है वो जाके वोट देंगे, तो ऐसा कर सकते हैं। तो इसको, ये क्योंकि इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सुन के अजीब लग रहा है, तो इसको क्लासिफाइड सर्विस वोटर बोला जाता है। ठीक है, तो इस पे ये क्या है कि एक बार अगर चूज़ कर लिए, ठीक है, तो फिर पोस्टल बैलेट से नहीं दे सकते, वही आदमी जाके वोट देगा जिसको एज ए प्रॉक्सी चूज किया। ठीक है, तो ये जो पोस्टल बैलेट से कौन कौन दे सकता है, ये सब चीज़ तो हम लोग सब कुछ पढ़ लिया। अच्छा, यहाँ इंपॉर्टेंट है ये वाला कि अगर किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन किया गया है, ठीक है, प्रिवेंटिव डिटेंशन और प्यूनिटिव डिटेंशन पता होगा, आर्टिकल 20 जो है। ठीक है, तो
अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन किया होगा कि उसको भी ये मौका दिया जाता है कि पोस्टल बैलेट से दे सकते हो, ठीक है। प्रॉक्सी वोटिंग किसको बोलते हैं ये समझ में आ गया, किसी और के बदले किसी और को अलॉट किया गया, ओके, इतना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फॉर्म, ये सब बकवास है, कुछ नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है कि बरेल सिग्नेज, ठीक है। बरेल सिग्नेज क्या, बरेल ये तो पता होगा कि जिसको आँख का थोड़ा-सा, आँख से मतलब देखने में दिक्कत होता होगा, बरेल साइन होता है, ठीक है। साइनेज, बरेल साइनेज मतलब जो विजुअली इम्पेयर्ड है या ब्लाइंड वोटर है, विजुअली इम्पेयर्ड वोटर है, उसके लिए नया लाया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, स्टेट वाले लोग ज़्यादा पूछ सकते हैं, ठीक है। एक स्टेटमेंट में यूपीएससी भी दे सकते हैं कि पुडुचेरी जो है पहली बार, ओके, पहली बार बरेल साइनेज का सिस्टम लाया है, जहाँ पे मतलब वो लोग के लिए भी, वो लोग भी किसी और, जैसे क्या होता है कि वो जो ब्लाइंड पर्सन है वो लोग को अलाउ रहता है, स्पेशल वोटर है, ठीक है, तो उनको अलाउ रहता है कि किसी और के साथ में ले जा सकते हैं। तो इस पे क्या है कि अब वो इंडिपेंडेंटली अपना वो समझ सकते हैं कि कहाँ डाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बरेल साइनेज से अपना पहचान सकता है, ठीक है। तो पुडुचेरी में स्टार्ट हुआ, इतना ध्यान रखना बस। और किसके लिए है, बरेल नाम से ही तो पता चल जाए कि विजुअली इम्पेयर्ड है या ब्लाइंड वोटर के लिए, ओके। आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। पहला जो पार्ट है वो कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट हम लोग कुछ दिन में ही नेक्स्ट पार्ट कंप्लीट करेंगे, 3-4 लेक्चर में पूरा हो जाएगा, ठीक है। चलो फिर, अच्छा लगा होगा तो शेयर करो और सब्सक्राइब करो चैनल को, ठीक है। ये नया चैनल है और जितना ज़्यादा लाइक करोगे उतना अच्छा, जो भी क्वेश्चन पूछे हैं उसको कमेंट भी करो, ओके। चलो फिर, थैंक यू।